इस लेक्चर में आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जैसे कि चैप्टर 3 का ये समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल इसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे ये किरचॉफ्स लॉ को ही यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसके आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये जो है सारे के सारे टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉ पे ही बेस होंगे। और दूसरी चीज़ ये, इस चैप्टर से ही हमारा प्रैक्टिकल का जितने भी प्रैक्टिकल हैं स्टार्ट होता है। तो जैसे इससे कम से कम मीटर ब्रिज पे और पोटेंशियोमीटर पे लगभग 5 से 6 आपके प्रैक्टिकल होने हैं। तो इसलिए हम इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे सिलेबस में है, क्योंकि इस चैप्टर से ही लगभग 7 से 8 नंबर के बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल में कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिकल हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हैं। तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो किरचॉफ्स लॉ है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है ये चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है, जैसे जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट होती है इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और दो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम देखें तो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स। जैसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि एक सिंगल सेल होता है। सपोज़ ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, एक सिंपल सेल से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट का सेल है। सो ये एक सिंपल सर्किट है। इस सर्किट में हम सिंपली ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, देन हमें करंट की वैल्यू पता चल जाती है या इनके क्रॉस जो पोटेंशियल है ये पता चल जाता है। तो करंट सपोज़ हमें निकालना तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जैसा कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस है, ये कहें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। तो ये बिकॉज सीरीज में यहाँ से हमें करंट आसानी से निकल जाता है। लेकिन अब हम दूसरी सर्किट अगर इसी की जगह पे देखें, कॉम्प्लेक्स सर्किट जैसे कि देखें, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट मीन्स ऐसा कुछ सर्किट हो, इसमें ये सेल लगा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ तक तो ये अभी तक सिंपल सर्किट, बट अब अभी हम क्या करें, जस्ट इसमें यहाँ पे एक सेल हमने और यूज़ कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी यूज़ कर लिया। तो ओवरऑल अब ये क्या हो गई, सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गई। बिकॉज अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हमें ये श्योर नहीं कि सीरीज में है या पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पे ये एकदम से क्लियर दिख रहा है कि ये सीरीज में है, एक सेल लगा हुआ है, तो हम इसको सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस सर्किट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक लूप बन रहा है, एक कंप्लीट लूप बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लूप बन रहे हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज है या पैरेलल, इस चीज़ को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे मोर देन 1 सेल्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके के सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। और इसमें अगर हमें करंट निकालनी हो तो इससे कितनी करंट निकल रही, सपोज़ ये B1 वोल्ट का सेल है, ये B2 वोल्ट का सेल है, ये R1 रेजिस्टेंस और ये R2 और ये R3, इस तरीके से रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी, सपोज़ यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रही है। अब ये I1 करंट यहाँ जाके किस ब्रांच में कितनी करंट होगी, इसको हम नॉर्मली ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ उसके लिए यूज़ होता है। तो किरचॉफ्स लॉ से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर ही सकते हैं, उसी के लिए स्पेशली ये लॉ है। उसके साथ साथ हम सिंपल सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सिंपल सर्किट में ओम्स लॉ से ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, तो दैट मीन्स ये आ गया कि किरचॉफ्स लॉ जो है ये यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने। कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने का मीन्स उसके ईच ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करने के लिए, या किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, जैसे सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस अगर हमें पता है V2 पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, तो ये V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पे इसकी करंट पता हो जाए तो V=IR से हम इसकी पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल या करंट को फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका ओवरऑल जो है 2 लॉ है। इन्होंने 2 लॉ दिया थे। फर्स्ट लॉ इन्होंने दिया था किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको बोलते हैं, या किरचॉफ जंक्शन रूल बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे करंट लॉ को हम क्या लिखते हैं, KCL।
शॉर्टकट में हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल, या इसी को बोल सकते हैं जंक्शन रूल। अब दूसरा है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। अभी हम आगे क्लियर करेंगे इसको लूप रूल या जंक्शन रूल क्यों बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में आगे हम बार बार यूज़ करेंगे केवीएल एंड केसीएल। तो आप इसको याद रखिएगा, केसीएल मीन्स फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ एंड केवीएल मीन्स सेकेंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं, अब इस लॉ को देखते हैं इनका लॉ क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ इनका डिस्कस करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जैसा कि हमें बताया कि इसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ ही है, उसे ही फर्स्ट लॉ बोलते हैं केसीएल। तो इसमें क्या होता है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक नया वर्ड जो आता है जंक्शन। तो ये किसी भी सर्किट में जंक्शन के लिए इस लॉ को हम यूज़ करते हैं। तो जंक्शन क्या चीज़ होती है, जंक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि सपोज़ दैट कि कोई भी कंडक्टिंग वायर मूव कर रही है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ से एक और वायर कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर, तो अब इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो जंक्शन मीन्स क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा करंट या ये कह सकते कनेक्टिंग वायर जहाँ पे मीट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये हो गया, 1 2 और ये हो गया थर्ड। तो 3 वायर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, 3 या इससे ज़्यादा भी हो जाए तो हम उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये जंक्शन हम इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक हमने यहाँ से वायर कनेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल यहाँ पे 4 वायर्स कनेक्ट है, सो ये क्या है, जंक्शन है। अब इस जंक्शन में सपोज दैट I1 करंट यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है I2 करंट, और यहाँ से हम देख सकते हैं I3 करंट जा रही है और यहाँ से I4 करंट जा रही है। तो किरचॉफ्स ने अपना फर्स्ट लॉ क्या दिया कि किसी भी जंक्शन, सपोज़ ये जंक्शन P है, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम जो होगा ये होगा 0। अलजेब्रिक सम 0 होने का मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, समेशन मीन्स सिग्मा इसको बोलते हैं। तो सो इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम, तो मतलब टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। तो यहाँ पे ये तो इनका लॉ का स्टेटमेंट है, और ये जो लॉ इनका है इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्यों बेस्ड है, अभी हम आगे इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके लॉ में एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा कि इसमें तो इनके दोनों ही लॉ में एक साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट लॉ में जो हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तो अगर हम कह दें इनपुट करंट के लिए अगर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो आउटपुट के लिए क्या लेना पड़ेगा, आउटपुट करंट के लिए हम लेंगे नेगेटिव साइन। इस तरीके से इनपुट के लिए पॉजिटिव एंड आउटपुट के लिए नेगेटिव। जैसे इनपुट करंट आप देख सकते हो I1 है या I2 है, ये दोनों इनपुट है, मीन्स जंक्शन पे ये आ रही दोनों करंट, और यहाँ से जा कौन है, लीविंग करंट कौन सी है, I3 एंड I4, ये आउटपुट करंट है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये साइन आप चेंज भी कर सकते हो। इनपुट के लिए आप चाहो तो नेगेटिव ले सकते हो और आउटपुट करंट के लिए पॉजिटिव ले सकते हो, बट ये अपोजिट बस आपको लेना है यहाँ पे साइन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे करें, तो हम यहाँ पे अलजेब्रिक सम अगर इनका सबका करें तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, बिकॉज ये दोनों इनपुट हमने जैसा कि इनपुट पॉजिटिव लिया, आउटपुट को नेगेटिव, तो I1 प्लस I2 प्लस अब यहाँ पे I3 हम अगर लें तो I3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस I3, बिकॉज ये क्या है, आउटपुट करंट है, प्लस I4 भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये होगी I4 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। मीन्स अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हैं, I1 प्लस I2, ये पॉजिटिव दोनों को इधर रखते हैं और जितने भी नेगेटिव करंट उसको उस साइड ले जाते हैं, मीन्स I3 प्लस अब इधर जाके ये क्या हो जाएंगे, I4। तो आप देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, सम ऑफ द इनपुट करंट, सम ऑफ द इनपुट करंट इक्वल टू सम ऑफ द आउटपुट करंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ इनपुट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ
आउटपुट करें। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दें कि हम इसको एक और कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि जितनी टोटल करंट आ रही है उनका सम और टोटल करंट जाने वाली करंट का सम दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ये कैसे किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये देखते हैं। बिकॉज इन्होंने जो लॉ दिया आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है एक क्या है, फंडामेंटल लॉ है। तो इस फंडामेंटल लॉ पे ये बेस है। तो कैसे फॉलो करता है, बिकॉज करंट क्या होती है, मोशन स्टेट ऑफ चार्ज। मीन्स अगर ये सपोज दैट I1 के लिए Q1 चार्ज, I2 के लिए Q2 चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रही है, उसी को तो हम क्या करेंगे, करंट कहेंगे। तो सो जितनी चार्ज आएगी उतनी चार्ज तो जाएगी, बिकॉज चार्ज जो है कंजर्व होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। और यह हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लॉ जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट लॉ बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्टेटमेंट आप लर्न कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो फर्स्ट लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऐसे अलग अलग पूछा जाता है। उसके बाद हम अगर देखें इस पे कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें कि जैसे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जंक्शन है, सपोज़ ये जंक्शन P है, ये जंक्शन, इस P पे 10 एम्पियर की करंट इनपुट करंट है और 7 एम्पियर क्या है, आउटपुट करंट है। और दूसरी एक ब्रांच है जिससे I करंट जा रही है, यही I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस I की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करने वाले हैं, इस I की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं, बिकॉज इनपुट करंट कितनी है, 10 है, आने वाली करंट सिर्फ कितनी है, 10 है, इक्वल टू आउटपुट करंट 7 प्लस I। आप देख सकते हो 7 भी यहाँ से जा रही है, आउटपुट करंट है, I भी क्या रही है, आउटपुट करंट है। मीन्स इनपुट बराबर आउटपुट। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 एम्पियर। मीन्स इस I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एम्पियर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 20 एम्पियर इनपुट है, 15 एम्पियर आउटपुट है, 8 एम्पियर भी आउटपुट है। अब हमें ये पता करना इस ब्रांच से कौन सी करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता कि यहाँ पे इनपुट करंट है या आउटपुट करंट है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम कोई भी एक मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आउटपुट करंट है। सपोज़ I3 करंट यहाँ से जा रही है। तो जैसे ही आप लेते हो तो यहाँ पे इनपुट करंट सिर्फ और सिर्फ 20 आपको दिख रही है। इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट कौन सी है, 15 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर प्लस I3, इसको हमने I3 मान रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि I3 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और ये दोनों का सम इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 और 8 माइनस 23। देन इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी -3 एम्पियर। तो जैसे ही करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब जो भी डायरेक्शन हमने मान रखा है उसके जस्ट करंट जो है उसके जस्ट अपोजिट है। तो आप -3 एम्पियर, बिकॉज हमने आउटपुट लिए तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने से ये मतलब है कि एक्चुअली में करंट यहाँ से आउटपुट नहीं बल्कि इनपुट करंट है। मैग्नीट्यूड यही रहेगी, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बट हम ये यहाँ पे क्लियर है कि अब ये क्या होगी, इनपुट करंट होगी। तो इनपुट करंट होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन ये बताया जो भी डायरेक्शन हमने लिया उसका जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पे। सो इस तरीके से ये इनपुट करंट हो गई। अब उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल थर्ड। तो एग्जांपल थर्ड में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई जंक्शंस हैं। एक जंक्शन आपको ये दिख रहा होगा A, दूसरा जंक्शन ये आपको दिख रहा है B, तो दो यहाँ पे जंक्शन हैं। ऐसे कई जंक्शंस भी हो सकते हैं। तो इस जंक्शन में आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर A जंक्शन पे तो हम देख रहे हैं इनपुट करंट कौन सा 30 एम्पियर है और आउटपुट कौन सा 5 एम्पियर, 7 एम्पियर एंड I1 एम्पियर। 3 करंट आउटपुट है, 1 करंट जो है इनपुट है। तो हम में I1 और I2 इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इस हम जंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इस जंक्शन पे इनपुट क्या है 30 है फॉर जंक्शन A। तो
इस पे हम देख सकते हैं 30 एम्पियर इनपुट है, इक्वल टू आउटपुट कौन कौन सी है 5 + 7 + I1। तो हम यहाँ से I1 की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 - 7 and 5 12 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 - 12 करते हैं तो 18 एम्पियर देख सकते हो पॉजिटिव, मीन्स ये आउटपुट ही करंट है, जो हमने डायरेक्शन ली वही है। तो I1 की वैल्यू आ गई 18 एम्पियर। अब आते हैं फॉर जंक्शन बी। अब बी जंक्शन के लिए देखते हैं। तो बी जंक्शन पे आप देख सकते हो कि इनपुट करंट कौन सी I1 है, I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 18 इज इक्वल टू आउटपुट कितनी है यहाँ पे I2 + 2 + 6। यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 and 2 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 18 - 10, तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एम्पियर। तो इस तरीके से यहाँ पे I2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 8 एम्पियर + 8 एम्पियर, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है वही होगी, मीन्स आउटपुट ही करंट। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये इनपुट करंट होगी, मतलब नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन है। सो बच्चों अब इसके बाद हम आते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ पे आते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ बहुत ही आसान लॉ है, बट सेकेंड लॉ थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ एक चीज़ और आपका कि एक्चुअली में बच्चों जो है हमने अभी यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है डिस्कस किया, तो इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ में जैसा कि हमने बताया कि इसे क्या बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज कि ये क्या है कि जंक्शन के लिए ये रूल है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है 0 होता है, इसलिए इसे फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ को ही क्या बोलते हैं हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड लॉ पे देखते हैं। तो सेकेंड लॉ को एक्चुअली में हम वोल्टेज लॉ बोलते हैं, लूप लॉ बोलते हैं या लूप रूल बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये भी क्लियर करेंगे कि लूप रूल किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसे, जिसे हम शॉर्टकट में KVL बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने जैसे कि कोई भी क्लोज सर्किट हो या उसी क्लोज सर्किट को ही क्लोज लूप से बोलते हैं। तो सपोज हमने एक क्लोज सर्किट ले लिया, आप देख सकते हो ये R1 रेजिस्टेंस, ये मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, EMF E है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्लोज लूप बन गया, मीन्स इसमें करंट फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ पे यही आपको लूप है, इसीलिए इसको बिकॉज ये लूप पे अप्लाई होता है तो इसीलिए इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लूप रूल बोलते हैं या किरचॉफ वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल क्यों बोलते हैं, अब यहाँ पे देख इन्होंने ये बताया सेकेंड लॉ में कि किसी भी क्लोज लूप के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप के लिए जितनी भी टोटल पोटेंशियल चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे E पोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज है, यहाँ पे सपोज दैट जब करंट फ्लो करेगी, मान लेते हैं I करंट फ्लो करती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो डेवलप होगी मान लेते हैं V1 होगी, और यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसे हम स्मॉल b बोल दें। तो यहाँ पे पोटेंशियल आप देख सकते हो इसके पाथ में यहाँ पे चेंज हुआ V1, मीन्स इधर हायर पोटेंशियल होगा, इधर क्या होगा लोअर, बिकॉज करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा और यहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा और सेल का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। तो इन तीनों का जो पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा डेल्टा V इक्वल टू 0 किसी भी क्लोज लूप के लिए। तो फर्स्ट लॉ में जैसे कि इन्होंने बोला था कि करंट जो होती किसी भी जंक्शन के लिए टोटल अलजेब्रिक सम 0 होती, उसी तरीके से अब यहाँ इलेक्ट्रिक लूप्स हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक लूप हैं, उसमें जो है डेल्टा V मीन्स चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। ये अलजेब्रिक सम जैसे कि हमने लिखा स्टेटमेंट इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट और लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंजेस इन पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल चेंजेस मीन्स जैसे E के क्रॉस इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी चेंजेस हैं सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा इक्वल टू
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये जो लॉ बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये होगा एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये गलती से लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकेंड लॉ जो है इनका बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये भी आपको पता होगा कि ये भी एक फंडामेंटल लॉ है। तो ये इस फंडामेंटल लॉ मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे इनका सेकेंड लॉ जो है बेस्ड होता है। तो किस तरीके से बेस्ड होता है अब ये हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ईएमएफ यहाँ पे होगा, ईएमएफ हम मान लेते हैं ये 12 वोल्ट का है। तो आपने जैसे याद होगा कि ई इक्वल टू, हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था सेल के ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप के बीच, ई इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। तो जैसा कि आप अगर हम इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करें, मतलब जो सोर्स हो किसी सर्किट में, जो सोर्स हो जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव, और जो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए अगर हम निगेटिव साइन यूज़ करें, तो आप देख सकते हो कि इसके लिए कैपिटल ई, इसके लिए अगर हम यहाँ पे माइनस वी और इसके लिए भी माइनस स्मॉल वी, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0, मीन्स इसको सबको इधर ले आए 0। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल हम जो है ई प्लस माइनस वी प्लस स्मॉल वी इक्वल टू 0 है। तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया हुआ है कि समेशन मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। तो उसका रीज़न यही है कि बिकॉज जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे, बिकॉज अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, सो यहाँ भी साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है कि जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा हो, या ये कहो कि जिसकी वजह से गेन हो रहा है, या ये कहो कि ऐसे चीज़ें जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं करंट को फ्लो करने में उसको पॉजिटिव, और जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव ले लें। तो इस तरीके से अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 किसी भी क्लोज लूप के क्रॉस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होने का रीज़न ये है कि पोटेंशियल एक तरीके का क्या है, एनर्जी है, एनर्जी ऑन पर यूनिट चार्ज। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। उसके बाद अब यहाँ पे सेकेंड लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस सेकेंड लॉ को हम जैसे अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर हम ड्रॉ करें, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया, E1 सेल है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें सपोज़ कोई सेल लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये EMF E2 है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम देख सकते हैं कि 2 लूप हैं, एक ये देख सकते हो आप लूप है, और दूसरा लूप हम ये देख सकते हैं, 2 लूप है यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 अलग अलग लूप है। तो अलग अलग लूप के दोनों लूप के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उनका अलजेब्रिक सम जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो इसी इक्वेशन यहाँ पे हम इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की हेल्प से, एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इस तरीके से किरचॉफ सेकेंड लॉ भी हमारा कंप्लीट हमें डिस्कस किया हमने। तो ये आपको मेन जो यहाँ पे याद रखना है, किरचॉफ्स ये जो सेकेंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। तो इस लॉ को हम शॉर्टकट में अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0 मीन्स अलजेब्रिक सम अक्रॉस एनी क्लोज लूप इक्वल टू 0। मतलब जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस या चेंजेस होंगे अक्रॉस ए क्लोज लूप इक्वल टू किसके होगा 0 के होगा। देन अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो है आपका लॉ तो बहुत ही आसान है। लॉ तो एक एक लाइन, 2-2 लाइन का इनका लॉ है, और दूसरी बात ये किस फंडामेंटल लॉ पे बेस है, बस हमें ये याद रखना है। उसके बाद जो मेन इनका जो यूज़ होता है कि कैसे सर्किट को इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं, और कई एग्जांपल्स हम करके वहाँ पे देखेंगे।